नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है। तो आज हम उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न है 8, 9 और 25 का HCF है। तो यहां पर आप देखें कि 8 का गुणनखंड यदि हम करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 आता है। 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 1। इसी प्रकार 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 1 आता है। अब हम इन संख्याओं के गुणनखंड को देखें तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो सिवाय 1 के। 1 जो है वो तीनों में आया है, इसीलिए 8, 9 और 25 का महत्तम समावर्तक HCF 1 होगा। तो प्रश्न 1 का जो हल है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का हल है। आप भी इसे नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो यहां पर थोड़ा समझते हैं हम कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है और इनका गुणनफल हमें निकालना है। तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लो हमने एक परिमेय संख्या ली 5 और एक अपरिमेय संख्या ली 3 वर्गमूल 2। जब हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा के नियम से 5 और 3 का गुणा होगा तो 5 3 15 हो जाएगा और वर्गमूल 2 आएगा। मतलब इस संख्या का गुणनफल 15 वर्गमूल 2 आया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी। अब यहां पर अगला प्रश्न, किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो 2 संख्याएं जो अपरिमेय है उसका योगफल क्या आएगा। तो यहां पर मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूं कि हम 2 अपरिमेय संख्या जैसे 3 वर्गमूल 5 धन 2 वर्गमूल 5 ले लेते हैं। तो करणियों के जोड़ में हम केवल बाहर की संख्या को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहां पर 3 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका आंसर, इसका जो उत्तर आएगा 5 वर्गमूल 5 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों एक बात और भी याद रखो कि जैसे 3 वर्गमूल 2 धन 7 वर्गमूल 3 यदि इस प्रकार की संख्या है तो इस संख्या को हम नहीं जोड़ सकते, ये इसी रूप में रहेगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर अपरिमेय संख्या यानी दूसरा नंबर का होगा। अब चौथा प्रश्न, 3 किसानों के पास 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम, 882 किलोग्राम गेहूं है। गेहूं को निश्चित बैग में भरने के लिए बैग्स की अधिकतम क्षमता होगी। तो बच्चों ये छोटी कक्षाओं में इन प्रश्नों को आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 490, 588 और 882 किलोग्राम गेहूं है और इनको भरने के लिए अधिकतम क्षमता वाला बैग पूछा है। तो जब भी अधिकतम वाली बात आती है तो हम HCF निकालते हैं। हमें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो बच्चों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने प्रश्न को हल कर दिया है। यहाँ पर जो HCF है वो 98 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 98 किलोग्राम होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, 97/2 गुणा 5 की घात 4 परिमेय संख्या के लिए दशमलव प्रसार शांत ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस प्रश्न को समझिए
इसमें ये पूछा है कि ये संख्या जो है दशमलव प्रसार के बाद कितने अंकों के बाद ये शांत होगी। इसके लिए हम बटे वाली संख्या पर नजर डालते हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो 2 की घात जो है वो 1 है और 5 की घात 4 है। तो 2 की घात 4 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 की घात 3 का गुणा कर देते हैं। अब केवल नीचे वाली संख्या को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2 की घात 4 हो जाएगा गुणा 5 की घात 4 हो जाएगा। इसका मतलब हर में 2 गुणा 5 की घात 4 आएगा, जो हो जाएगा 10 की घात 4 यानी 10,000। तो बच्चों यहाँ पर 10,000 आया। 10,000 में 4 जीरो हैं, तो इसका मतलब है जब हम इसमें 10,000 का भाग करेंगे दशमलव के बाद चौथे स्थान पर शांत हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है चौथा नंबर का ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न 408 और 1032 का HCF इस रूप में है तो P का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें 408 और 1032 का HCF निकालना होगा जो इस संख्या के बराबर होगा। तो पहले HCF निकालते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा निकाल दिया हूँ कि सबसे पहले आपको 408 और 1032 का HCF निकालना जो कि 24 के बराबर आएगा। और 24 आने के बाद जो दिया हुआ व्यंजक है उसमें आपको बराबर 24 के रखना है और हल करना है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला सवाल बिल्कुल रटा हुआ सवाल है कि पाई का मान अपरिमेय संख्या होती है, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका में होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया है 1 से 10 तक संख्याओं दोनों सम्मिलित है में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। हमको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संख्या इन चारों में से कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों हमको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो 2520 आएगा। तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आप इसका एलसीएम जरूर निकाल के देखें कि 2520 आता है या नहीं आता है। अगला प्रश्न 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। अब यहाँ पर हमको 5, 15 और 20 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। यदि हम 5, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं तो 60 आएगा और इसी प्रकार इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकाल दें तो 5 आएगा। तब हम दोनों संख्याओं का अनुपात निकालें 60 अनुपात 5। तो इस संख्या को हम 5 से विभाजित कर देते हैं तो 12 अनुपात 1 आएगा। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ a का मान 2x धन 3 और b का मान x धन 7 दिया हुआ है। तब हमको ये बताना है कि a और b का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर a का मान 2x धन 3 है और b का मान x धन 7 है। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि जब दोनों का HCF निकाला जाएगा तो ये 1 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 55 तथा 99 का HCF 55m माइनस 99 के रूप में व्यक्त हो तो m का मान होगा। तो यहाँ पर हमको 55 और 99 का HCF निकालना है। तब यहाँ पर हम 55 और 99 का HCF निकालें तो ये संख्या 11 से दोनों संख्या कैंसिल होती है। तो यहाँ पर जो HCF है
वो 11 निकलेगा। अब हम इस समीकरण में मान रखते हैं 55m माइनस 99 बराबर HCF के बराबर माने 11 के बराबर है। अब 99 को पक्षांतर कर दें तो 55m बराबर 11 धन 99, तो 55m बराबर 110 आंसर आएगा। तो m बराबर 110 बटे 55, तब m का मान 2 के बराबर होगा। मतलब जो सेकंड ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों ये आसान सवाल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में सुविधा हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न और दिया हुआ है कि किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहां a बराबर p क्यूब q स्क्वायर तथा b बराबर p क्यू क्यूब है, तब a तथा b का HCF होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को हम समझते हैं कि a का मान p की घात 3 q की घात 2 है और b का मान जो है वो p गुणा q की घात 3 है। तो हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा ये देखें। तो बच्चों यहाँ पर ये एल्जेब्रिक नंबर है, यहाँ पे संख्या नहीं है बल्कि अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो अल्फाबेट जब भी दिया जाता है, जब अल्फाबेट्स रहता है तो जो संख्या दी है, जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, उसकी जो न्यूनतम घात है वो HCF होती है। मतलब यहाँ पे दोनों में p है तो हम p लिखेंगे और किसकी घात कम है, यहाँ पे घात 3 है और यहाँ घात 1 है, तो कम घात 1 है तो यहाँ p की घात 1 होगी। ठीक इसी प्रकार संख्या q है तो q की न्यूनतम घात 2 है तो यहाँ पर घात 2 होगा। मतलब p q स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि HCF में हम छोटी घात को लेते हैं तो B ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ आप ये भी जान ले कि यदि इसी प्रश्न में LCM निकालने के लिए कहता तो हम छोटी घात के बजाय बड़ी घात को लेते, तो उस समय p की बड़ी घात p की घात 3 है इसी, और q की बड़ी घात q की घात 3 है, तो p क्यूब q क्यूब ये इसका LCM होगा। परंतु यहाँ पर HCF पूछा है तो हम न्यूनतम घात को ले रहे हैं। अब बच्चों इससे पहले मैंने जो प्रश्न बनाया था ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है। ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसको आप लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जो बनाया है वो किस प्रकार से बनाया है और इसका कौन सा ऑप्शन है। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल r का मान होगा। तो यहाँ पर संख्या a को हम 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल का मान क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही इसके शेषफल हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न, यदि n एक परिमेय संख्या है तब 5 की घात 2n गुणा 2 की घात 2n विभाजित होगा। अब इस प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न है सरल, समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर ये संख्या दी हुई है 5 की घात 2n गुणा 2 की घात 2n। अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं a की घात n गुणा b की घात n, तब ये हो जाता है a गुणा b की घात n। तो यहाँ पर ये संख्या बनेगी 5 गुणा 2 की घात 2n। तो यहाँ पर आप इस संख्या को ध्यान से देखिए, घात कितनी भी हो वो 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 इसी प्रकार की संख्या आती जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जो भी संख्या विभाजित होगी या तो 2 से होगी या फिर 5 से होगी।
या फिर 10 से होगी, 2 से होगी, 5 से होगी, 10 से होगी और 1 से होगी। इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं कि ये तो यहाँ पर लिखा है पहले 3 से विभाजित होगा, 7 से होगा, दोनों से होगा और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें चौथे नंबर ऑप्शन को टिक करना है। बच्चों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप आंसर जरूर भेजिएगा और खुद भी लगा के देखें कि सवाल आपसे बन रहे हैं या नहीं। बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1056 में जोड़ने पर संख्या 23 से विभाजित हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1056 में वो कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि वो 23 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे सवाल आपने कक्षा चौथी में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, बस उसी को फॉलो करना है। यदि याद नहीं है तो एक बार देख ले। तो 1056 को 23 से भाग करते हैं, 23 चौके 92 आएगा। अब इसको घटा दे तो कितना आ जाता, तो आ जाएगा 3 और 1 13 आ गया, 6 उतर जाएगा तो आ जाएगा 136। अब 136 को 23 से भाग करेंगे तो आएगा 5 बार जाएगा, इस पंजे 115 होता है और इसे घटा दें तो 21 आंसर आएगा। अब भाग नहीं होगा, अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने पर बताया है। तो उस समय नियम के अनुसार हम 23 में से 21 को घटा देंगे। तो 23 में से हम 21 को घटा दें तो आंसर आएगा 2। तो मतलब 1056 में 2 जोड़ने पर यह संख्या 23 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ जोड़ने की जगह पर यदि घटाने पर दे दिया जाए तो जब घटाना शब्द आएगा, घटाने पर बोला जाएगा, तो ये जो 21 है इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। कब? जब घटाने के लिए बोला जाएगा। और जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम भाजक से शेषफल को घटा के आंसर लाते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हमें ये बताना है कि ये जो दी हुई संख्या है वो किस प्रकार की संख्या होगी। तो हमें कुछ करना नहीं, केवल कोष्ठक को खोल के हल कर देना है। तो यहाँ पर 6 धन 5 वर्गमूल 3 माइनस 4 और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 3 वर्गमूल 3। थोड़ा समझने के लिए हम सजातियों को पास ले आते हैं। मतलब 6 और माइनस 4 एक साथ और 5 वर्गमूल 3 धन 3 वर्गमूल 3 एक साथ। अब इसे हम घटा देंगे तो 2 आ जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे तो धन 8 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब ये देख के बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। तो बच्चों उम्मीद है ये प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ रहे होंगे और इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 1-2 बार बना के भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न कि 5/6 को व्यक्त कर सकते हैं। अब 5/6 को हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसको ध्यान से देखिए, शांत या अशांत। तो हम केवल हर को देखते हैं। तो हर का जो गुणनखंड है वो 2 और 3 है। कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होता है, जब हर में 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं, 2 या 5 के। तो यहाँ पर जो 3 है, 3 होने के कारण ये जो दशमलव, ये जो संख्या होगी वो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। आवर्ती भी होगा, यहाँ अशांत लिखा है और यहाँ अशांत आवर्ती, मतलब जो बार बार आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3 होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न इस 33/2 की घात 2 गुणा 5 परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। बच्चों ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया है और उसमें इसका ट्रिक भी बताया है। इसीलिए ये सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूँ। आप इसको बना के देखें और इसका जो उत्तर है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 327.7081
एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, तब यदि संख्या को p बटे q में दर्शाया जाए तो इसके गुणांक होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 327.7081। जब इसका दशमलव को हम हटाएंगे तो 3277081 बटे 10,000 आएगा। तो 10,000 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो हर में 2 और 5 के भी गुणनखंड होते हैं। तो मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। तो बच्चों इसमें हमको एक बात और याद रखना है, जितने भी शांत दशमलव वाली संख्या होंगी उन सभी के गुणांक 2 या 5 होगा। बच्चों ये प्रश्न को मैंने पहले भी बताया है, इसको आप फिर से होमवर्क रखिए और एक बार बना के देखिए और अपने दोस्तों से पूछिए कि बताओ 1 से लेके 10 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से भाग कर सकते हैं। आंसर आपको पता है और आप अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध कर दीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 98 के गुणनखंड होंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, आप 98 का गुणनखंड कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे गुणनखंड हो गया, 2 एक बार आया है और 7 2 बार आया, मतलब 7 की घात 2। इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं टिक लगाता हूँ। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या x बराबर p बटे q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो x का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर जो हर है उसके गुणांक क्या है, 2 की घात n और 5 की घात n है। तो किसी भी परिमेय संख्या का हर यदि 2 या 5 के गुणांक होते हैं तो वो शांत दशमलव होता है, मतलब उस संख्या का प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव का होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है वो सही आंसर हो। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, परिमेय संख्या p बटे q में q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो n और m ऋणोत्तर पूर्णांक में x का दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर दे दिया है कि पहले वाले प्रश्न में जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात के m के रूप में था, अब यहाँ पर इस रूप में नहीं है, तो वो परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होती है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p स्क्वायर और p की घात 3 का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो बच्चों यहाँ पर 3 संख्या दी है, p स्क्वायर और p की घात 3। तो पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कभी भी बीजीय संख्या हो तब जब हम एलसीएम लेंगे तो जो बड़ी घात होती है वो उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं में p की बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसका जो लघुत्तम है वो p की घात 3 आएगा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। यदि इसमें एचसीएफ पूछता तो हम सबसे छोटी घात लेते तब आंसर p आता, परंतु यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम पूछा गया है तो इसका आंसर p की घात 3 होगा। यहाँ अगला प्रश्न है, यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p सदैव सम संख्या, विषम संख्या, सम और विषम दोनों, सम और विषम दोनों नहीं। तो यहाँ ये बताना है किसी संख्या का वर्ग यदि सम संख्या है तो उसका वर्गमूल कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों इस प्रश्न को समझने के लिए हम ये समझ ले कि किसी भी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है और किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। ठीक इसी प्रकार सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होगी और विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होगी।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है। यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी जो है एक सम संख्या होगी, मतलब सेकंड नंबर का ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब अगला प्रश्न, किसी 7 दशमलव संख्या का परिमेय संख्या का हर q निम्न रूप में होता है। तो बच्चों ये पहले भी बता चुका हूं मैं इस प्रश्न को। अब आप इसको सही सही टिक लगाइए और कमेंट कीजिए, ये भी आपके होमवर्क में रहा। यदि एक परिमेय संख्या p बटे q के रूप में है तो q होगा, तो इसको देख के ही आप आंसर दे सकते हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 3 उसका वर्गमूल, 2 उसका वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, ऐसी संख्या को आप कौन सी संख्या कहते हैं बताइए, कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ टिक लगाता हूँ। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो बच्चों ये प्रश्न भी आप पहले हल कर चुके हैं, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ और कमेंट में आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा। आप आंसर जरूर दीजिएगा। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लग रहा है कि इससे आपको नॉलेज मिला है, ये आपके ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। प्रश्नों के उत्तर को आप कमेंट कीजिए और यदि इसके बाद की वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब गणित लगाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।